तो देखो एलिमिनेशन मेथड तो महत्व मेरा थोड़ा नीचे सीधा वाला तो नहीं है, ये है बंद। हाँ तो देखो 3.2 का पहले का तीसरा नंबर पहले का तीसरा क्या, पहले का तीसरा ये बताया तो फिर 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या 3 और 9x 3y इक्वल टू 9। इसको हम क्या करेंगे a1 अपान a2, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से निकालेंगे। ये देखो यहाँ s का कोफिशिएंट जो है उसको a1 कहेंगे, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट -1 और राइट हैंड साइड में जो है उसको c1 कहेंगे। दूसरे इक्वेशन में s का कोफिशिएंट जो होगा उसको a2 कहेंगे, दूसरे में y कोफिशिएंट d2 इज इक्वल टू -3 कहेंगे और ये c2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो है उसको c2 कहेंगे। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू 3 अपान 9, 3 1 जा 3 3 जा 1 अपान 3, अब b1 अपान b2 इज इक्वल टू -1 अपान -3 कट गया तो 1 अपान 3 और ये c1 अपान c2 3 अपान 9 तो 3 1 जा 3 3 जा। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। 1 अपान 3 इज इक्वल टू 1 अपान 3 इज इक्वल टू 1 अपान 3, तीनों रेशियो सेम है। दैट इज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसका एक ही सॉल्यूशन होता है उसी को सॉल्व करते हैं, जिसके इनफाइनाइट हो अथवा नो सॉल्यूशन हो उसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और किसी इक्वेशन में ऐसा ना आता रहा होगा और सब में ऐसे आता रहा होगा। नोट फर्स्ट, इफ है, यहाँ पे लिखो इफ है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसका इनफाइनाइट होगा उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जिसका नो सॉल्यूशन होगा उसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। नोट सेकंड यदि मान लो क्या आ जाता है इफ है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब तीसरा तो इसकी आ ही चुकी है। नोट थर्ड, इफ a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये तीन कंडीशन है, ठीक है ना। तो जब तीनों रेशियो सेम रहेगा तो उसको सॉल्व नहीं करते, लिख देते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दो रेशियो सेम रहेगा तो कह देंगे कि यूनिक नो सॉल्यूशन, तो इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। जब ये कंडीशन रहेगी यूनिक सॉल्यूशन उसको सॉल्व करें, हैं? सर पूरा हो जाता है, कट जाता है। क्या हो जाता है?
सब पूरा खत्म हो जाता है, लोग खत्म नहीं होते। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब ये हुआ, अब ये और डिटेल अब फर्स्ट एक्सरसाइज है कहाँ ग्राफिकल मेथड है ना, और उसकी डिटेल व्याख्या करेंगे। जैसे इसका ग्राफ यदि आप खींचोगे ना, ये एक्स एक्सिस है मान लो, ये वाई एक्सिस, अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचोगे तो ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटेंगे। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट, जैसे मान लो ये ए बी है और ये सी डी है ना, तो एक ऐसा पॉइंट है, ये यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी और सी डी दोनों में कंटेन है। सुन लो अब एक पॉइंट ऐसा है जो ए बी में भी है और सी डी में है, जो दोनों में होता है वही सोल्यूशन कहलाता है। तो इसमें एक पॉइंट है, इसीलिए इसका यूनिक सोल्यूशन है। और इसमें नो सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यदि आप ग्राफ खींचोगे भी एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो पहली लाइन का ग्राफ खींचोगे तो ऐसे होगा, तो दूसरे का ऐसे होगा। इनको जिंदगी भर पढ़ाते रहोगे तभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। जब काटेंगे नहीं तो ऐसा कोई पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं जो पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों में कंटेन हो। इसमें पहली लाइन और दूसरी लाइन में कंटेन होने वाले एक तो पॉइंट है जो इसमें भी कंटेन है, ये पॉइंट इसमें भी कंटेन है, पर इसमें बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों में कंटेन है? वही नहीं है। इसका मतलब इसका नो सोल्यूशन है। इसीलिए तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 रहेगा, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ग्राफ खींचोगे तो दोनों लाइन का ग्राफ पैरेलल लाइन आएगा। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो पहली लाइन में कंटेन हो दूसरी में भी कंटेन हो। कौन सा पॉइंट ऐसा है? लेकिन इसमें ऐसा है। और जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है, इसका यदि ग्राफ खींचोगे तो पहली लाइन का ग्राफ मान लो ए बी आता है, तो दूसरी लाइन का ग्राफ खींचोगे तो ए बी के ऊपर ऐसे जाएगा, सी डी बी कोइंसिडेंट लाइन आएगा। इसका मतलब इसमें ऐसे कितने पॉइंट हैं जो ए बी और सी डी में कंटेन है? तो ए बी का हर एक पॉइंट सी डी में कंटेन है। और ए बी में कितने पॉइंट हैं गिनती नहीं की जा सकती। ए बी में कितने पॉइंट हैं ए से लेकर के बी तक में गिनती नहीं की जा सकती कितने पॉइंट हैं। और ए बी में जितने पॉइंट हैं वो सब सी डी में भी है, ठीक है। तो जो दोनों लाइन में कंटेन होते हैं वही सोल्यूशन कहलाता है। तो इसमें जब ए बी और सी डी कोइंसाइड रहेगा तो ए बी का ईच पॉइंट सी डी में कंटेन होगा। ए बी में पॉइंट की संख्या गिनी नहीं जा सकती, इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा तो लाइन का जो ग्राफ होगा कोइंसिडेंट होगा, और जब नो सोल्यूशन होगा तो पैरेलल होगा, और जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, काटेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। अब एक और चीज इसी में समझ लो, यदि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन हो कुछ, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे सोल्यूशन है, इसमें एक ही सोल्यूशन है। तो जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन हो, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहेंगे। जैसे मान लो इसका ग्राफ है ये a1x + b1y = c1, और ये a2x + b2y = c2। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहेंगे कंसिस्टेंट, जिसका कोई सोल्यूशन, इसको भी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जिसका जिस पेयर ऑफ, जैसे मान लो ये क्या कहलाएगा? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट, क्योंकि इनफाइनाइट में नहीं सोल्यूशन आ रहा है। यूनिक सोल्यूशन आता तब भी कंसिस्टेंट कहलाता है, नो सोल्यूशन आता तो क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट कहलाता है। कंसिस्टेंट कब कहलाता? संगत, हिंदी में उसको बोलते हैं। कोई समीकरण निकाय संगत कब कहलाता है? जब कोई सोल्यूशन हो, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो उसको संगत कहते हैं। संगत को इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब नो सोल्यूशन हो। और कंसिस्टेंट कब होता है? जब एक दूसरे यूनिक सोल्यूशन हो अथवा इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। दोनों कंडीशन में क्या होगा? कंसिस्टेंट, और नो सोल्यूशन होने पर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसको लिख लेना यहाँ तक। ये और हम 2-3 के पॉइंट लिखे देते हैं, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। 3 पॉइंट तो हो गया ना, चौथा पॉइंट लिखे देते हैं। नोट 4,
तो नोट 4 में क्या लिखे देते हैं, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. So pair of linear equation is consistent. ठीक है, ये नोट 4 हो गया है ना. नोट 5 इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. So pair of linear equation. So pair of linear equation is inconsistent. Note 6. If A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. So pair of linear equation is consistent. अब यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन होगी तो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट. ये रहेगी तो पैरेलल, ये रहेगी तो कोइंसिडेंट. तो 3 और हो जाते हैं तो नोट हो जाएंगे आप जो पीस बन सकते हैं. ठीक है ना, ये 3 6 हो गए ना. इधर देखिए आप लिखे नहीं, पूरा लिखोगे, थोड़ी सी लिखने का टाइम दे दो थोड़ा सा, है ना. लिखो. आप लोग लिखते रहो, थोड़ा सा हम और लिख देते हैं 3 लाइन. नोट 7 if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. So lines represented by given pair of linear equation intersect to each other. दोनों लाइन काटेंगे जब यूनिक सॉल्यूशन होगा. यहाँ पे द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय गिवन पेयर ऑफ linear equation intersect to each other. Our note 7, 8. If ऊपर लिखते हैं कहीं उसका आता ना हो, पहली लाइन मिटा दें इधर का, सब पूरा हो जाता है. ठीक है. आगे देखो नोट 8. if A1 upon A2 is equal to C1 upon D2 is not equal to C1 upon C2. So lines represented by given pair of linear equation are parallel. अब नोट 9. If A1 upon A2 is equal to B1 upon A2 is equal to C1 upon C2. So lines represented by given pair of linear equation, given pair of
लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी लाइन, है ना, कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये समझने के लिए हमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लाइन का ग्राफ खींचोगे तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे। ये मान लो ए बी है पहली लाइन का ग्राफ और दूसरी का मान लो सी बी, और दूसरी कंडीशन में क्या पैरेलल होंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक लाइन ये है तो एक लाइन ये ए बी है और ये क्या है सी डी पैरेलल, और दूसरे में क्या होगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक लाइन है ए बी तो दूसरी लाइन ए बी ऊपर ऐसे जाएगी, सी डी भी ऊपर से जाएगी। ए बी लाइन और सी डी लाइन कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है ना। तो इससे 9 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। यूनिट सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, तीनों रेशियो सेम ना हो। इनफाइनाइट यूनिट सोल्यूशन के लिए तीनों रेशियो सेम हो, और नो सोल्यूशन के लिए क्या 2 रेशियो सेम हो, तीसरा सेम ना हो। और जब नो सोल्यूशन होगा तो लाइन पैरेलल, इनफाइनाइट सोल्यूशन तो कोइंसिडेंट, और यूनिट सोल्यूशन तो इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा कोई चीज। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा चमक रहा था, और इधर आ जाओ थोड़ा सा। एक कूदने का फैसला करती है तो कितनी बची बिल्ली टेबल में, हैं? एक टेबल में 3 बिल्ली है, उनमें से एक कूदने का फैसला करती है या कूदने का मन बनाती है, तो कितने बिल्ली बची टेबल? 3 ही बचे। मन बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्टिव एक्शन में आ गए। ऐसे मन बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, मन घर बना देते। ऐसे टाइम बीतता जाएगा। ठीक है, लिख लेते ना। लिख लिए कि नहीं लिख पाए? देखो आगे 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। NCERT Math Class 10 Chapter 3rd Exercise 3.3 Question number 1 Solve by elimination and substitution method. Solve by elimination and substitution. Method दोनों मेथड सॉल्व करना, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्या x + y = हाफ है, और दूसरा क्या 2x - 3y = 4,
और ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। क्या करेंगे सुनो भाई, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटाना, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटाना। हटाएंगे कैसे, जब उनके कोफिशिएंट एस के कोफिशिएंट सेम हो अथवा वाई के कोफिशिएंट सेम हो। यहाँ हम देखते हैं कि एस के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है और वाई के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है। यहाँ एस के कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एस के कोफिशिएंट 2 है, दोनों सेम नहीं है। सेम होता तो क्या करते हैं, मान 2s है, यहाँ भी 2s है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कट जाता है। यानी कटना है, यानी एलिमिनेशन होना कह रहा है, हटना, ठीक है ना, एलिमिनेट होना। तो ये कब कटता है, जब दोनों में 2s होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एक प्लस में होता है, माइनस में कट जाता। लेकिन यहाँ s का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो 2 1 जा 2x, अब 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देते हैं, 1 2 जा 2x। तो s के कोफिशिएंट का एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर दें, इसी भर में नहीं करेंगे, ईच टर्म में करेंगे, और इस 1 का मल्टीप्लाई ईच टर्म में करेंगे, तो s के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। s के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो x वाले टर्म के पहले दोनों में प्लस है, तो प्लस है प्लस दोनों में हो अथवा माइनस है माइनस दोनों में है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि एक में प्लस है एक में माइनस है तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर तो साइन चेंज होता नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेम साइन रहेगा, प्लस है प्लस रहेगा तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस है माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक में प्लस और एक माइनस रहेगा तो ऐड करेंगे, ताकि एक वेरिएबल कट जाए, एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, विलोपित हो जाए, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 का, एस के पहले 2 है ना, पूरे इक्वेशन में, फर्स्ट वाले पूरे में, हाँ, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अब इसमें ऐसा कोफिशिएंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई ईच टर्म के साथ करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग लिखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 1 दी गई। तो क्या होगा, 2x है और 2 बाई 2 5 या 10, ये थर्ड हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 जा 2x, 1 3 जा 3 बाई 1 4 जा 4, इक्वेशन हो गया 4। अब देखो यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों को पहले प्लस है प्लस साइन ना है, यस सर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये दोनों कटेंगे। हमारा मकसद है कि जो इक्वल हो गए हैं वे कट जाए किसी तरह से। यदि ऐड करेंगे तो नहीं कटेगा, 4s हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, ऐड कब करेंगे, सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब दोनों में प्लस है प्लस हो अथवा माइनस है माइनस हो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि एक में प्लस एक में माइनस हो जाए, और एक में प्लस और माइनस पहले से है, यहाँ 2s है, यहाँ प्लस 2s माइनस 2s होता, तो ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट करते तो फिर क्या होता, साइन सेम हो जाते, जुड़ जाते, तो न s का एलिमिनेशन होता ना बाई का, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 इक्वेशन के हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस ना है, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब ऊपर वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं रह गई, अब नीचे वाली साइन की वैल्यू है, इसका मतलब ये प्लस 2s है, ये माइनस 2s है, तो ये कट गए। यहाँ प्लस 2y है, यहाँ प्लस 3y है, अब ऊपर वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, नीचे वाला माना जाएगा, तो प्लस 2y है प्लस 3y है, कितने y 5y। यहाँ क्या है, प्लस 10 है माइनस 4 है, तो 6, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 6/5। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सर सब्स्टिट्यूशन में थर्ड यहाँ से हो जाएगा, हाँ वो तो वैसे ही करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट का एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक वेरिएबल का एलिमिनेशन होता है, एक वेरिएबल हट जाता है, एक प्रोसेस एलिमिनेशन कहलाता है। और वहाँ क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट किया करते थे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा x प्लस y इज इक्वल टू 5, s प्लस y के स्थान पे 6/5 इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5,
इसके नीचे 1 दैट इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा 5 5 5 या 25 ये 6 25 से 6 निकला तो 19/5 यही ना हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन hence required solution क्या हुआ s इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5 यही आंसर है। अब कहता है इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो। तो ये नंबर यहाँ डाल के एलिमिनेशन मेथड लिख देते हैं एलिमिनेशन मेथड ठीक है एलिमिनेशन। अब बी नंबर डालते हैं लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे आप s प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2s माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस x ये इक्वेशन थर्ड आ गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड तो सेकंड में रख दो y की वैल्यू तो 2s है ही माइनस 3y के स्थान पे 5 माइनस s इज इक्वल टू 4 तो 2s इज इक्वल टू 3 5 जा 15 और ये 3s इज इक्वल टू 4 5x और ये 14 उधर चला गया था 4 प्लस 15 तो 5s इज इक्वल टू 19 s इज इक्वल टू 19/5 ठीक है। अब s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 s की वैल्यू 19 बटे क्या है 5 प्लस y इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 इसके नीचे 1 y इज इक्वल टू एलसीएम 5 5 5 या 25 माइनस 19 तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 6/5 हेंस s इज इक्वल टू क्या होगा 19 y इज इक्वल टू 6/5 ये आंसर आ गया ठीक है। दोनों आंसर सेम है कि नहीं ये तक एलिमिनेशन मेथड से आंसर आया था ये सब्स्टिट्यूशन देखो तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। अगला दूसरा पार्ट ये इसका है 3s प्लस 4y इज इक्वल टू क्या दिया है 10 और दूसरा 2s माइनस 2y इज इक्वल टू 2 ये इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड ये नंबर में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ना एलिमिनेशन मेथड इसके लिए क्या करते हैं आप जान चुके हो कि 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में करेंगे ईच टर्म के साथ ठीक है। तो क्या लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन सेकंड बाई सेकंड में किसको मल्टीप्लाई 3 वीक है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 है 2 4 जा 8y 2 10 जा 20 3 2 जा 6s 3 2 जा 6y 3 2 जा 6
ये थर्ड, ये हो गया फोर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस साइन है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ये हो गया सब्ट्रैक्टिंग, तो लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट स्टेप, थर्ड से, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, ये प्लस 6 माइनस 6 कट गए ये दोनों। अब यहाँ प्लस 6y है प्लस 8y है, तो 14y दोनों जुड़ जाएंगे। 20 से 6 निकल गया 14, तो y इज इक्वल टू 14/14, 14 बन जा, y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट में रखोगे तो वैल्यू फर्स्ट में रखोगे तो क्या होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। y के स्थान पर लिखें 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10 और प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4, तो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, s is equal to 2, hence required solution, hence required solution। तो क्या लिखोगे, x is equal to 2 और y is equal to 1, ये आ गया आंसर पहला। अब क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बी नंबर में क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर से इक्वेशन लिखोगे 3s प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2s माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 3s, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 3s/4। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से निकालेंगे सेकंड में पुट करेंगे, तो putting the value of y in equation second, putting the value of y in equation second, तो सेकंड क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 2y के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये क्या लिखेंगे, 10 माइनस 3s/4 इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2s/1 कर लेते हैं, ये 10 माइनस 3x/2 कर लेते हैं इज इक्वल टू 2। 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 को 1 से डिवाइड कर 2, 2 2 जा 4x, ये क्या आएगा, यही बचेगा 10 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो 4s माइनस 10 प्लस 3x, ये 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4s और 3s तो क्या हो गया, 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 4, तो 7s इज इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 10, तो 7s इज इक्वल टू 14, s इज इक्वल टू 14/7, 2 जा, s इज इक्वल टू 2। अब s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख लो इतना, फिर आगे लिखते हैं। s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, आ जाएगी 5।